Hello, my dear students. Welcome again in your history chapter नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो बेटे, जब लक्ष्य बहुत बड़ा और उसके प्रति समर्पण हो तो वो अवश्य पूर्ण होता है। मातृभूमि के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और समर्पण ने अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका और इस लंबे संघर्ष में कुछ घटनाएं, वाक्यांश या शहीद इतिहास के पन्नों पर अंकित हो गए। सो टुडे वी विल रिवाइज सम इंसिडेंट्स, फैक्ट्स, डेट्स एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट बेटे। हमें भरना है गागर में सागर, मतलब गागर में सागर भरना है, मतलब थोड़े में ही हमें इसको रिवाइज करना है, कोशिश करनी है। वैसे ही कि अगर आपको जीत मिल जाती है या आप कहीं से भी चैम्पियन बनकर आते हो और आपसे पूछा जाता है कि कैसे मतलब आपने ये मुकाम पाया या फिर कैसे आपको ट्रॉफी मिली, तो आप पूरा नहीं बताना चाहते। आप उसमें से क्या करते हो, जो मेन चीज़ है कि कैसे कैसे कौन सा पड़ाव पार किया, क्या किया, आप सिर्फ वो बताते हो। तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ उन मेन पॉइंट्स को लेना है और उन मेन पॉइंट्स जो है वही आपके यहाँ पर क्या है, गागर है। लिसन बेटा, योर चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स and we will revise 4 parts one by one. Let's take the first word war खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ठीक है, हम एक एक करके ये सारे करेंगे। फर्स्ट देखिए द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। उससे थोड़ा पहले चलो कि सत्याग्रह से पहले क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड बिफोर द सत्याग्रह। तो उसमें था कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस। ठीक है ना, पहले या प्रथम विश्व युद्ध ने बेटा आर्थिक और नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी, जिसके कारण लोग जो हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे बिकॉज ऑफ द फोर्स रिक्रूटमेंट या इंक्रीज टैक्सेस या फिर आपका प्लेग एपिडेमिक, ठीक है ना, या क्रॉप फेलियर। एंड पीपल होप्ड दैट देयर स्ट्रगल्स वुड नेवर बी एंड। वो उम्मीद कर रहे थे या उन्हें लगता था कि उनके जो संघर्ष हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। फिर आपकी एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की। गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। वो 1915 में भारत आते हैं और सत्याग्रह शुरू करते हैं। और सत्याग्रह आपका क्या था, सत्य के लिए आग्रह, अपील फॉर ट्रूथ। ठीक है ना, मतलब आपकी लड़ाई है वो सच के लिए है। इसलिए पहला जो किया जाता है 1916 चंपारण बिहार में किया जाता है इंडिगो प्लांटर्स के लिए, क्योंकि इंडिगो की प्राइस बहुत कम देती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज़बरदस्ती उनसे उनके खेतों में नील की खेती करवाते थे। सेकंड जो था 1917 खेड़ा गुजरात के अंदर, ये किसके लिए था, टैक्स रिलैक्सेशन के लिए था। किसके कारण, क्योंकि क्रॉप फेल हो गई थी। क्रॉप फेलियर के कारण पीजेंट्स अनेबल टू पे द टैक्सेस, इसलिए वो उसमें रिलैक्सेशन चाहते थे कि उनका कर कम किया जाना चाहिए। और हमने जो थर्ड किया था 1918 अहमदाबाद में, गुजरात में, ये बेटा कॉटन मिल वर्कर्स के लिए था, क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स है वो बहुत ज़्यादा थे और उनकी जो वेजेस या उनकी जो मेहनत आना या पारिश्रमिक था वो बहुत कम था। तो ये आपके थे 3 सत्याग्रह। नेक्स्ट बेटे, व्हाट हैपेंड आफ्टर द सत्याग्रह मूवमेंट। इन द रिस्पॉन्स ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द रोलेट एक्ट इन 1919 and it gave the enormous power to British government to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years। मतलब 2 साल के लिए किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को जेल में बंद किया जा सकता था। ठीक है ना, और ऐसा जो अनजस्ट लॉ जो था, मतलब अन्यायिक आपका जो कानून था, उसके खिलाफ गांधी जी जो है उन्होंने क्या किया, रोलेट सत्याग्रह किया। हमने पढ़ा था कि आपका जो रोलेट सत्याग्रह है वो शुरू होना था एक हड़ताल से 6 अप्रैल से। रैलीज भी ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है ना, और बहुत सारी भीड़ जो है वो गलियों में उतार आती है, शॉप्स हैं उनको बंद कर दिया जाता है। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है अमृतसर के अंदर। और मार्शल लॉ के साथ साथ ही जनरल डायर है वो कमान संभाल लेते हैं, हमने किया था। उसके बाद आपकी क्या, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, या जिसे जलियांवाला बाग मैसेकर मतलब हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है ना, जनरल डायर की अगुवाई के अंदर ये होता है। बहुत सारे लोग इसके अंदर मारे भी जाते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है वो इस रूप के अंदर आता है कि बहुत सारे जो सत्याग्रहीज हैं उनको पनिश भी किया जाता है। ठीक है ना, जेल में बंद भी किया जाता है। इवन बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जिनके ऊपर बम भी गिराए जाते हैं। इसलिए गांधी जी जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डिसअपॉइंट भी होते हैं। उन्हें लगता है कि नेशन वाइड एक और मूवमेंट किया जाना चाहिए जिसके अंदर वो यूनिटी हो, कि एक और कम्युनिटी को साथ ले। इसलिए हिंदू और मुस्लिम की कम्युनिटी जो है उनकी यूनिटी के लिए, ठीक है ना, वो निश्चय लेते हैं। और ओटोमन एम्पायर जो है उनको सपोर्ट करने के लिए, खलीफा को सपोर्ट करने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई जाती है बॉम्बे में 1919 में। और जो बड़ा मूवमेंट करना चाहते थे वो था आपका नॉन कोऑपरेशन। तो जब कांग्रेस सेशन होता है कैलकाटा के अंदर सितंबर 1920 में, उसमें आइडिया दिया जाता है किसका, नॉन कोऑपरेशन का। मतलब पहली बार ये विचार रखा जाता है असहयोग का। अब असहयोग क्या था, नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार का सहयोग ना करना। ठीक, अब ये देखिए हम नेक्स्ट में ले रहे हैं 1.3 में कि भाई नॉन कोऑपरेशन, असहयोग ही क्यों।
because Gandhiji believed that if India refused to cooperate Britishers, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. उन्हें लगता था कि अगर हम मना कर देंगे, ठीक है ना, उनको सहयोग करने से ब्रिटिश सरकार को, तो इससे उनका साम्राज्य जल्दी ही ढह जाएगा। इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो स्टार्ट करने के लिए सोचा। और बेटे नागपुर कांग्रेस सेशन जो था दिसंबर 1920 में, उसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम है उसको अडोप्ट कर लिया गया। मतलब पहली बार कि असहयोग आंदोलन जो है वो अपना लिया गया कि हमें कैसे शुरू करना है। ये आपका फर्स्ट पार्ट। तो मेरे राजकुमार राजकुमारियों, लिसन द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। मतलब आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। स्टैंड्स का मतलब यहाँ पर है बेटा आपके वेरियस सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट एंड ईच विद इट्स ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। मतलब कि हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। मीन्स उनका स्वराज का मतलब अलग अलग था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनका अपना अपना मतलब है कि आपसे कहा जाए कि आप मेरा साथ दोगे तो आपका पहला प्रश्न ये होता है मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ भी वही था कि उन सबका अपना अपना मतलब था जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। नाउ कम टू द फर्स्ट 2.1 है बेटा द मूवमेंट इन द टाउन्स। पहला था आपका शहरों में आंदोलन। तो देखिए बेटा शहरों में आंदोलन आपका जो था उसमें आपके कौन से स्टूडेंट्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट टीचर्स या हेडमास्टर्स या लॉयर्स हैं, हमने पढ़ा था कि दे बॉयकॉटेड और द सर्विसेज। उन सब ने सेवाएं देना या पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था। मीन्स कि स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर टीचर्स रिजाइन एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस एंड द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस। हमने पढ़ा था ना ये कि ये सब इनकार कर दिया गया था। तो ये शहरों में क्या था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इसके दो इफेक्ट देखिए आगे। फर्स्ट है इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ एनसीएम, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कि उसका आर्थिक प्रभाव है वो क्या पड़ा। तो पहला आर्थिक प्रभाव देखिए कि हमने जब बॉयकॉट या बहिष्कार कर दिया, ठीक है ना, रिफ्यूज़ टू यूज़ द फॉरेन गुड्स, तो उससे क्या हो गया कि जो इम्पोर्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो आधा रह गया और उसकी कीमतें गिर गई। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। सेकंड, जो मर्चेंट्स या ट्रेडर्स थे रिफ्यूज़ टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। सो पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस। मतलब भारतीय चीज़ें ही इस्तेमाल करने लगे और बाहर की विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने लगे। तो इससे क्या हुआ बेटा, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, कि हमारे जो उद्योग थे या हमारी जो भारतीय कपड़ा मिलें थी या हथकरघे जो थे उनमें उत्पादन बढ़ने लगा। इसका मतलब हमें फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाउ मूव टू द सेकंड, कॉजेज ऑफ फेलियर एनसीएम, कि क्या रीज़न थे कि आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो असफल हो गया। ठीक है ना, या फिर ये भी था आपका स्लो डाउन कि वो धीमा हो गया था। तो बेटे धीमे होने के पीछे भी यहाँ दो कारण थे। फर्स्ट आपका जो था खादी, ठीक है ना, हमें पता था कि खादी क्लॉथ वाज मोर एक्सपेंसिव एंड पुअर पीपल कुडंट एफर्ट टू बाई इट, कि वो इतना महंगा था कि गरीब लोग या आम जन जो थे वो उसे खरीद नहीं सकते थे। ठीक है, इसलिए महंगा होने के कारण, नहीं खरीद पाने के कारण हम क्या डिपेंड हो गए फिर से किस पे, वही मास प्रोडक्शन पे ब्रिटिशर्स का। सेकंड था कि हमारे पास वैकल्पिक भारतीय संस्थान नहीं थे, लैक ऑफ अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि हमने तो बहिष्कार कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका। फिर हमारे खुद की फैक्ट्रीज, कारखाने या खुद के स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब हमारे पास नहीं है। तो लंबे समय तक हम बॉयकट या फिर बहिष्कार कर कर नहीं रह सकते थे। ये आपका था टाउन्स का। नेक्स्ट आपका 2.2 है रिबिलियन इन द कंट्री साइड, मतलब गांव में, ठीक है ना, या ग्रामीण क्षेत्रों में, विलेज जो एरियाज थे उनके अंदर। यहाँ पर भी देखो 2 पार्ट्स में है। पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध। अवध में हमने पढ़ा था कि उनकी लीडरशिप का काम कौन, बाबा रामचंद्र कर रहे थे, जो एक इंडेंटर्ड लेबर या गिरमिट या मजदूर थे, जिसमें अवध किसान सभा भी बनाई गई उनका फेवर करने के लिए, किसानों के लिए। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट उन्होंने कैसे किया, बॉयकॉट कर वो किस प्रकार से, नाई धोबी बंद का ऐलान, कि वो जो भी सेवाएं वहाँ लैंडलॉर्ड्स को या उनको फ्री में देते थे या बेकार करते थे वो उनके लिए इनकार करेंगे, रिफ्यूज़ टू पे द सर्विस। ठीक है, ये था पीजेंट्स का मूवमेंट। अब नेक्स्ट आपका ट्राइबल पीजेंट्स का बेटा, ये आपका क्या था, गुरिल्ला वार था, छापेमारी युद्ध जिसे कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका कहाँ था, आंध्र प्रदेश में गुडम हिल्स में, और यहाँ इनकी लीडरशिप का काम अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। तो बेटा ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, या हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी लोगों के लिए या जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या होगा, या नॉन कोऑपरेशन का मतलब यहाँ उन्होंने इससे लगाया कि वो अपनी इच्छा से जंगल में जा सकते हैं, वहाँ जो भी चीज़ें वो इकट्ठा कर सकते हैं और रह सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बैन था जाने पर। तो उन्होंने स्वराज का मतलब ये लगाया। नेक्स्ट 2.3 बेटा, स्वराज इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन यहाँ पर आपका जो लिया बागान, तो बागानों में स्वराज का मतलब है वो असम से लिया गया है, कि असम के लोगों के लिए जो बागान, चाय के बागानों में काम करते थे, उनके लिए था अपनी मर्जी से वो जब भी चाहे आ जा सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वो कभी भी बागान को छोड़कर मालिक की अनुमति के बिना नहीं जा सकते थे।
ओके बेटा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप थर्ड, टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा की ओर। ठीक है ना, अब सविनय अवज्ञा की ओर या सिविल डिसोबीडियंस से पहले क्या है वो देखिए, रीजन कोजेज ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की क्या कारण था कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद किया। तो हमने बहुत सारे रीजन पढ़े थे। ठीक है ना, उन्हें लगने लगा था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। ठीक है ना, और हमने ये पढ़ा था कि मैनी कांग्रेस लीडर्स वर नाउ बाय टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स एंड दे फेल्ट दैट इट वाज द इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स। पढ़ा था ना हमने कि वो उन्हें लग रहा था कि काउंसिल में रहकर ही बहिष्कार किया जा सकता है चीज़ों का। दूसरा, ज़रूरत भी थी सत्याग्रहों को फिर से ट्रेंड करने की, गांधी जी को ऐसा लगा, इसलिए उन्होंने क्या मूवमेंट को वापस ले लिया, आंदोलन वापस ले लिया, असहयोग। फिर उसके बाद क्या, इसके जवाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो साइमन कमीशन लेकर आती है, जिसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इंडियन जो है वो उसके अगेंस्ट होते हैं। और जब 1928 के अंदर, ठीक है ना, सर जॉन साइमन वो जो कमीशन या वो रिपोर्ट लेकर आते हैं, तो सभी काली झंडियों से उनका स्वागत करते हैं कि गो बैक साइमन। और बेटे वायसराय इरविन जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने और डोमिनियन स्टेटस का ऑफर करते हैं, परंतु हम अब इन छोटी छोटी चीज़ों से मानने वाले नहीं थे, इसलिए गांधी जी जो हैं, ठीक है ना, वो आपके 1929 के अंदर, दिसंबर 1929 में लाहौर में एक सेशन होता है, कांग्रेस सेशन, जिसके अंदर पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि हम 26 जनवरी 1930 को पूरा भारत जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में शपथ लेगा या फिर इसे सेलिब्रेट करेगा। ओके, ये आपका था फर्स्ट। अब आइए 3.1 पर 60 मार्च। अब गांधी जी क्या करते हैं, 11 डिमांड्स का लेटर भेजते हैं, हमने पढ़ा था, और उसमें से एक कॉमन थी 60 नमक कर जो था उसके एबोलिशन या बंद करने के ऊपर, समाप्त करने पे, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। इसलिए जब उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाता है तो गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से और डांडी तक जाते हैं, ठीक है, और डांडी मार्च करते हैं, जिसे 60 मार्च कहा जाता है, और नमक बनाते हैं, और नमक बनाकर ब्रिटिशर्स के बनाए कानून को तोड़ते हैं। कौन सा कानून, कि नमक सिर्फ ब्रिटिशर्स ही बनाएंगे और हमें उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। यहीं से आपकी क्या बिगिनिंग होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, मतलब आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 60 मार्च या डांडी मार्च या इस नमक जो यात्रा है इस घटना से शुरू होती है, आरंभ होती है। फिर इसके बाद आपका कॉलिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये कब होता है बेटा, जब लोग जो है वो वनों में घुसना भी शुरू कर देते हैं, जो उनके बनाए रूल्स हैं उनको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, लिक्विड शॉप्स जो है वो बंद कर दी जाती है, फॉरेन क्लोथ से उनको बॉयकॉट कर दिया जाता है, ये सब होता है। तो बहुत ज़्यादा वॉयलेट हो जाते हैं लोग भी, धीरे धीरे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर घुस जाते हैं चीज़ों को इकट्ठा करना। तो इसलिए अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे भीड़ जो है गुस्सा जाती है, और रिजल्ट के ना उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को पकड़कर पीटा जाता है और बेटा जेल में डाल दिया जाता है, जिससे गांधी जी फिर से डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर एक बार डिसीजन लेते हैं इस मूवमेंट को बंद करना। किसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। ठीक है, और गांधी जी जो इरविन थे उसके साथ एक पैक्ट में या समझौते में बनते हैं, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया, 5 मार्च 1931 को। ये आपका फर्स्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड 3.2, हाउ पार्टिसिपेंट्स आर द मूवमेंट, मतलब लोगों ने इसमें भी कैसे पार्टिसिपेट किया। जैसे कि नॉन कोऑपरेशन में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से किया था, तो हमें यहाँ भी देखना है कि रिच पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट बेटा बिकॉज फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज, मतलब उनके लिए स्वराज की लड़ाई है वो भारी लगान के खिलाफ थी। ठीक है, ऐसे ही पुअर पीजेंट्स जो थे तो वो क्या चाहते थे, द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड, इसलिए उन्होंने क्या रेडिकल मूवमेंट्स में या सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो मूवमेंट थे उनके अंदर भी पार्टिसिपेट किया था, कि वो चाहते थे कि जो भी उनके जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था वो सारा का सारा माफ़ कर दिया जाना चाहिए। ऐसे ही जो बिजनेस क्लास थी, आपका जो थर्ड है बिजनेस क्लास, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स, कि विदेशी वस्तुओं के आयात से वे सुरक्षा चाहते थे। ठीक है ना, ये उनकी डिमांड थी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, और उनकी जो लड़ाई थी वो किसके लिए थी, अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस, कि उनका पारिश्रमिक कम था और उनकी जो काम की दशाएं थी वो बहुत ही दयनीय थी, तो उनसे उन्हें छुटकारा मिले। और इनके साथ साथ बेटे महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था, और हमने पढ़ा था कि पार्टिसिपेशन में मार्चेस के दौरान वो क्या करती थी, उन्होंने भी नमक बनाया एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लिक्विड शॉप्स एंड मैनी वेंट टू जेल, बहुत सारी जेल भी गई। ठीक है ना, गांधी जी के आह्वान पर वो भी इस मूवमेंट में भागीदार बनी थी। ओके, नाउ नेक्स्ट 3.3, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। लिमिट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, सविनय अवज्ञा की सीमाएं। सीमाओं का मतलब क्या, कोई ऐसा भी ग्रुप था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये क्लास या ये वर्ग जो था बेटा, ये आपका कौन सा था, हरिजन, मतलब शेड्यूल कास्ट जिसे हम कह रहे हैं, या दलितों का या डिप्रेस्ड क्लास।
और हमने पढ़ा भी था कि अंबेडकर ऑर्गेनाइज दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930, कि 1930 में अंबेडकर ने डिप्रेस्ड मतलब दलित वर्ग संस्था जो है वो उसका गठन किया था और डिमांड की थी बेटा सेपरेट इलेक्टोरेट की, ठीक है ना, जिसको खारिज कर दिया गया था। और फिर लास्ट में गांधी जी और बीर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है, ठीक। एंड इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो चलिए बच्चे कदम आगे बढ़ाइए और अंतिम चरण पर आ जाइए, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सामूहिक अपनेपन का भाव, ठीक है। फर्स्ट देखिए रोल ऑफ फिगर और इमेज, मतलब हम ले रहे हैं यहाँ भूमिका किसकी बेटा, आपकी जो छवियाँ है या उस वक्त रूपक है। हमने किया था कि उस वक्त हमने जो छवि है वो कैसे ली थी कि पूरा जो भारत है उसको माता के रूप में और मातृभूमि के रूप में, और इस तरह से उसको चित्रित करना है, पेंट करना है, क्रिएट करना शुरू किया गया कि पूरे भारत को माता के रूप में दिखाया गया और ये बताया गया कि हम इसे स्वतंत्र कराना है ताकि लोगों के बीच में लोगों के मतलब मन में नेशनलिज्म की फीलिंग है वो अपीयर हो, जागृत हो, उसको क्रिएट करने के लिए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, इसलिए काम किया गया। तो आपने इसमें पढ़ा था कि आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है उन्होंने पहली तस्वीर है वो बनाई और ऐसे ही गीत भी लिखा वंदे मातरम, जिसे बहुत गाया जाता था, ठीक है ना, लोगों में जोश पैदा करने के लिए, और इसको लास्ट बाद में इंक्लूड कर दिया गया था इन हिज नॉवल आनंद मठ, ठीक है। ऐसे ही आगे एक और देखा था कि बाद में रविंद्रनाथ जो टैगोर उन्होंने भी भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया था, जिसमें उसको उनको एक सन्यासी मतलब एस्थेटिक फिगर में काम डिवाइन या कंपोज दिखाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन फोकलोर्स, रोल ऑफ इंडियन फोकलोर्स जो है इसके अंदर क्या हमारे उन गीतों को, गीतावलियों को या वंशावलियों को या कविताओं को, बैलेट्स को, इनको इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया बेटा, जिनको सुनकर जोश पैदा हो, ठीक है, उनको इकट्ठा करना और लोगों के बीच में गाकर सुनाना ताकि उनके अंदर उसको सुनकर जोश भर जाए। तो आपका ये था और ये काम भी आपका है, जैसे बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, ऐसे ही मद्रास में जो आपके नटेशा शास्त्री उन्होंने ये काम किया कि दक्षिण भारत के जितने भी फोकलोर्स हैं उनको इकट्ठा किया और उनको 4 वॉल्यूम्स के अंदर प्रकाशित कर डाला, ठीक। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ आइकन्स एंड सिम्बल्स, ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं, चिन्ह या प्रतीक लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या राष्ट्र ध्वज तिरंगे के रूप में, तो यहाँ 2 होंगे बेटा, एक आपका स्वराज फ्लैग था गांधी जी का, ठीक है ना, 3 रंग का, ठीक है ना, बीच में सफ़ेद और चरखा था जो हमारी खुद की सेल्फ हेल्प को प्रदर्शित करता था। और ऐसे ही आपका जो पहला था स्वदेशी वाला, स्वदेशी फ्लैग, वो बंगाल में था, इसमें भी आपका ये भी ट्री कलर था, इसके अंदर आपके 8 लोटस फ्लावर थे, ठीक है ना, जो आपके अलग अलग 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ऐसे ही क्रिसेंट मून मतलब अर्ध चंद्रमा जो है, ठीक है ना, वो हिंदू और मुस्लिम जो है उनको उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये आपका था आइकन्स एंड सिम्बल्स का, और ये इनको साथ लेकर, झंडों को साथ लेकर रैलीज के अंदर जाया जाता था। नेक्स्ट आपका है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की पुनर्व्याख्या, मतलब जो बीत गया है और आपका जो अतीत है वो बहुत ही अच्छा है, तो उस अतीत को फिर लेकर आना, फिर से उसे आपके सामने गाना बताना कि आप कितने ही गौरवमयी, शौर्य और वीरों की धरती के योद्धा हैं, तो आपको अभी भी लड़ना है, ठीक है, किसके लिए, अपनी मातृभूमि के लिए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो उनको वो पुरानी चीज़ें बताना कि आप हर चीज़ में, कला में, दर्शन में, ठीक है, या आपके रिलीजन में, कल्चर में, साइंस में, मैथ्स में, हर चीज़ में आगे थे। तो और ये सब चीज़ें कब पीछे रह कि जब ब्रिटिशर्स ने हम पर गवर्न करना है, कंट्रोल करना शुरू किया, तो उन्होंने इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब हमें क्या, इनको पुनर्जागृत करना है, ठीक है, इसलिए हमने रीइंटरप्रेट करना शुरू किया और उस गौरवमय इतिहास को फिर से लेकर आए हमें ब्रिटिशर्स के चंगुल से आज़ाद करवाने के लिए। तो ये आपके क्या है, अलग अलग आपके आइकन्स का या आपके सिंबल्स का या आपकी हिस्ट्री का, फोकलोर्स का, इन सब का रोल था किसमें, टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग या टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो बेटा ये आपका चैप्टर था कंप्लीट। और बेटे राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगाई नहीं जाती, ये तो अपने आप भी आती है। कुछ चीज़ें पैदाइशी हमारे अंदर होती हैं कि जैसे मैं तो अगर जनगण मन भी सुन लेती हूँ तो ही एक अलग अनुभूति होती है, बहुत ही गौरव अनुभव करती हूँ अपने आप पर। ठीक है बेटा, ओके।